हिंदू समाज में विवाह के समय कुंडली का मिलान कराना प्राचीन कालीन से ही चलन में है, जो कि आज भी कायम है। आज के युग में तो इसकी आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है। उत्तर भारत में अष्टकूट मिलान का चलन है, जबकि दक्षिण भारत के अंदर दशकूट मिलान का चलन होता है। जब भी विवाह की बात आए तो यह बड़ा आवश्यक हो जाता है कि होने वाले वर वधु को सभी ग्रह अपना आशीर्वाद दें, जिससे उनके वैवाहिक जीवन के अंदर कोई परेशानी ना आए, उनका वैवाहिक जीवन सुख में बीते और उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छी हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विवाह केवल दो लोगों के बीच का ही संबंध नहीं है, अपितु दो परिवारों के बीच का भी संबंध होता है, जो वर्षों वर्षों तक साथ में चलता रहता है। इसलिए यह बड़ा आवश्यक है कि आप अपने बच्चे के लिए उपयुक्त वर या वधु का चुनाव करें। इसके लिए कुंडली मिलान कराना एक बहुत ही अच्छा टूल होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य विनोद स्वामी है। आज हम बात करेंगे कुंडली मिलान के बारे में। कुंडली मिलान की क्या आवश्यकता होती है, कुंडली मिलान कराते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों से हमें बचना चाहिए, आज हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे। कुंडली मिलान में हम सबसे पहले अष्टकूट मिलान करते हैं, जो कि नक्षत्रों पर आधारित होता है। इसे गुण मिलान भी कहा जाता है। इनके कुल अंकों की संख्या 36 होती है, जिसमें से लड़के और लड़की के दोनों के गुण मिलाने के बाद जो अंक प्राप्त होते हैं, उसके अनुसार ही हमें डिसाइड करना होता है कि रिश्ते के लिए हाँ की जाए या ना की जाए। सामान्यतः 18 या 18 से अधिक अंक मिलने पर रिश्ते के लिए हाँ कर दी जाती है। अगर 18 से कम अंक प्राप्त होते हैं तो उसके लिए मना कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर भी किसी किसी केस में 18 से कम अंक होने पर भी विवाह के लिए हामी भर दी जाती है। उसकी कुछ कंडीशंस होती है, जो कि एक अच्छा ज्योतिष आपको कुंडली देखकर बता सकता है कि ये विवाह कम अंकों पर भी हो सकता है और उसके उपाय क्या है। अष्टकूट मिलान कुंडली मिलान का केवल एक पार्ट है, ना कि संपूर्ण कुंडली मिलान। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, केवल अष्टकूट मिलान करने से ही विवाह के लिए हामी ना भरे। हमें कुंडली के अंदर और भी योगों को देखना होता है कि कौन से योग आपके बच्चे के लिए फेवरेबल है, कौन से योग फेवरेबल नहीं है। अष्टकूट मिलान करने के बाद विवाह के कारक शुक्र पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि शुक्र देव की कुंडली में क्या स्थिति है, उन पे कोई बुरे ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है, वह कहीं पर पीड़ित तो नहीं है। अगर शुक्र की स्थिति होती है तो ये विवाह के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा हमें कुंडली के अंदर मंगल और शुक्र ग्रह की आपसी स्थिति भी देखनी होती है, दोनों एक दूसरे से कैसे बैठे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, काल पुरुष की कुंडली के प्रथम और सप्तम भाव के स्वामी मंगल और शुक्र बनते हैं, जो कि विवाहिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अगर वह दोनों एक दूसरे से अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो यह कुंडली के लिए फेवरेबल माना जाता है, यानी एक दूसरे के प्यार प्रेम के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये काफी आवश्यक होता है कि दोनों की स्थिति कुंडली में अच्छी हो। लड़के व लड़की की कुंडली में विवाह से जुड़े हुए भावों के अंदर पाप ग्रहों के प्रभाव को भी देखा जाता है। किस कुंडली में कितना दोष है, जिसे कि दोष साम्य कहा जाता है, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। आपको यह पता चल सके कि कुंडली में लड़के में ज्यादा दोष है या लड़की में दोष है। अगर दोनों के बराबर दोष आ रहे हैं या दोनों के कम दोष आ रहे हैं तो ये विवाहिक जीवन के लिए अच्छा माना जाता है। अगर दोनों में काफी अंतर है तो ये विवाहिक जीवन में परेशानी दे सकता है। दोष साम्य से दोनों के बीच आपसी समझ और व्यवहार का पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह के रहेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, आपसी अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी। ये काफी आवश्यक होता है। हमें लड़का व लड़की की कुंडली के अंदर अलग अलग से विवाह से जुड़े भावों के अंदर पाप ग्रहों का प्रभाव भी देखना होता है। वह ग्रहों की कैसी स्थिति है, ग्रह उस कुंडली पर कितना प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे उनके आने वाले जीवन में परेशानी ना हो। कुंडली मिलान करते समय एक विशेष बात का ध्यान देना चाहिए, जो कि दशाओं को देखना। अगर आप किसी बच्चों की कुंडली को मिलाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि उन दोनों की जो दशाएं चल रही है वो आपस में मित्र ग्रह हों। अगर वे दोनों मित्र ग्रह होंगे तो इस बात की बहुत उम्मीद होती है कि वे दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर उनके विपरीत ग्रहों की दशा चल रही हो जो आपस में शत्रु है, तो यह बड़ी संभावना रहती है कि उनकी कोई भी सोच ना मिले आपस में, एक उत्तर की तरफ जाए तो एक दक्षिण की तरफ जाए। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विवाह के समय दोनों की मित्र ग्रहों की दशा हो, ना कि शत्रु ग्रहों की। अदरवाइज जीवन में परेशानियां आती रहती है। कुंडली मिलान करते समय हमें नवांश कुंडली पर भी विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि नवांश कुंडली आपके विवाहिक जीवन की कुंडली होती है, जिसके अंदर से हम यह पता लगा सकते हैं कि आपका विवाहिक जीवन कैसा रह सकता है, आपका जीवन साथी कैसा रह सकता है, आपको कितनी सपोर्ट होगी या आपको कोई परेशानी आ सकती है। कुंडली मिलान करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक के ग्रह दूसरे की कुंडली में कैसी स्थिति में बैठे हैं, विशेषकर जो विवाह के कारक हैं या विवाह से जुड़े हुए कारक हैं। अगर वे अच्छी जगह पर बैठे होते हैं तो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग और वैवाहिक जीवन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। अगर वह खराब स्थान पर बैठे होते हैं या खराब भाव में बैठे होते हैं तो यह परेशानी को दर्शाता है। तो हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होता है।
आजकल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से या पंचांग के अंदर नक्षत्र सारणी देखकर ही स्वयं ही अपने कुंडली मिलान कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अष्टकूट मिलान केवल कुंडली मिलान का एक पार्ट है, ना कि संपूर्ण कुंडली मिलान। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी केवल अष्टकूट मिलान करने से आप अपने जीवन साथी का निर्धारण ना करें। इसके थ्रू आपको यह नहीं पता चल पाता कि आपका जीवन साथी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसका चरित्र कैसा रहेगा, उसको आने वाले समय में आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी रहेगी, आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कितनी रहेगी, आप दोनों का प्रेम कितना रहेगा। तो कभी भी आप ये गलती ना करें कि केवल आप कंप्यूटर के माध्यम से या पंचांग में सिर्फ अष्टकूट मिलाकर आप विवाह के लिए हाँ या ना करें। इसके लिए आप किसी अच्छे ज्योतिष से संपर्क करें जो आपके कुंडली का और दोनों की कुंडली का अच्छे से विश्लेषण कर सकता है। उसके बाद में आपको बता सकता है कि आपकी कुंडली में आपके होने वाले जीवन साथी का चरित्र कैसा दिखता है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वो बिजनेस में या नौकरी में कितना ग्रोथ करेंगे, आपके संतान प्राप्ति के कितने अच्छे योग दिखते हैं, आप दोनों के बीच में कितनी अच्छी तालमेल रह सकती है। तो इस बात के लिए आपको किसी अच्छे ज्योतिष से संपर्क करना चाहिए जो डिटेल में आपकी कुंडली का विश्लेषण कर सके। उसके बाद आपको यह निर्णय करना चाहिए कि जिससे आप कुंडली मिला रहे हैं वह आपके लिए हर लिहाज से सही है या नहीं, तभी आप इस बात का फैसला कर सकते हैं। एक अच्छा ज्योतिष आपको सभी योगों को देखने के बाद आपको गाइड कर सकता है कि इस कुंडली के अंदर क्या मुझे पॉजिटिव लगा, क्या नेगेटिव लगा, ताकि आप अपने बच्चे के लिए उपयुक्त जीवन साथी का चुनाव कर सके। जैसे कि आप जानते हैं, विवाह जो है आपके बच्चे के जीवन का सवाल होता है, तो इसमें हमें कभी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसलिए अच्छे से कुंडली विश्लेषण कराने के बाद, कुंडली मिलान कराने के बाद ही अपने बच्चे के लिए जीवन साथी का चुनाव करना चाहिए। कुंडली मिलान कराने के बाद आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो विवाह की तारीख निकाली जाए वो भी बड़ा शुभ मुहूर्त हो। कभी भी इस चीज से आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। जैसा कि आप जानते हैं, किसी चीज की शुरुआत अच्छी होना बहुत जरूरी होता है ताकि जीवन भर उसकी शुभता आपके जीवन पर रहे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमेशा शुभ मुहूर्त के अंदर ही विवाह की तारीख को निकालें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे की कुंडली मिलवाना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं, ताकि आपके बच्चे का अच्छे से कुंडली मिलान किया जा सके। मुझे आशा है दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके। जल्दी आपसे मिलते हैं किसी नए विषय, नए वीडियो के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।